Today I am going to present a demo lecture on the topic inflation. So here we go. Inflation. Inflation can be generally defined as general and persistent rise in prices of goods and services over a considerable period of time. Okay, so this is the bookish knowledge, bookish definition, but how we can understand it in our general life. So here we go. um, Let us consider we have one mango. मान लीजिए हमारे पास एक मैंगो है और ये मैंगो और हमारे क्लास में जो स्टूडेंट है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है। तो जो 20 स्टूडेंट है वो मिल के एक मैंगो का डिमांड करेंगे। तो इस मैंगो का ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो क्या होगा, राइज होगा, क्योंकि सब चाह रहे हैं खरीदने के लिए, सब पे करने के लिए रेडी है। तो मैक्सिमम प्राइस सब पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे तो प्राइसेस जो है राइज कर जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन वही अगर हम नंबर ऑफ मैंगोज को इंक्रीज कर दे, मान लीजिए 1000 मैंगो कर दिया और डिमांड जो है वो 20 स्टूडेंट ही कर रहे हैं, तो डिमांड सेम है लेकिन सप्लाई इंक्रीज हो गया। तो क्या होगा, प्राइसेस जो है वो फॉल कर जाएगा। ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई रूल है। तो प्राइसेस जब फॉल किया तो ये फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन। सो नाउ इन्फ्लेशन का कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ राइजिंग प्राइसेस और इन्फ्लेशन। सो फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, then cost push inflation, and the very unheard but the important cause in developing economies, structural inflation. So here we go. Demand pull inflation. Demand pull inflation generally means that when there is increase in demands of goods and services, and consequently which leads to rising prices of goods and services. So क्या क्या रीज़न है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, तो बहुत सारे रीज़न है। तो पहला आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, लोगों के पास पैसा अवेलेबल, जो डिस्पोजेबल इनकम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और इनकम के इंक्रीज होने के कारण कंजम्पशन डिमांड इंक्रीज होता है, और कंजम्पशन डिमांड के इंक्रीज होने के कारण प्राइसेस राइज करता है कंसिक्वेंटली। तो एक पहला और मेन रीजन क्या हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का इंक्रीज होना। दूसरा रीजन हो गया राइज इन जनरल इनकम लेवल। अब अगर इनकम इंक्रीज होता है, मान लीजिए मेरा इनकम 2000 है और वही इनकम इंक्रीज होके 10,000 हो गया, तो हम जो अपना स्पेंडिंग सेविंग्स जो भी कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी कर रहे थे वो 2000 से पहले कर रहे थे। वही जब इंक्रीज हो गया इनकम मेरा 10,000, तो हम अब स्पेंडिंग क्या करना चाहेंगे, अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में, लग्जूरियस कंजम्पशन, ये सब करना शुरू करेंगे। तो मेरा कंजम्पशन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब कंजम्पशन डिमांड के इंक्रीज होने के कारण प्राइसेस का इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इन्फ्लेशन का, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रीज़न हो गया। फिर हुआ राइजिंग पॉपुलेशन। जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी है या कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट में पॉपुलेशन राइज कर रहा है, या मान लीजिए बेसिक लेवल एक फैमिली में जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज कर रहा है, क्या होगा, बेसिक फूड डिमांड जो है इंक्रीज होगा। फूड डिमांड इंक्रीज होगा तो अब हम मान लीजिए सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है और डिमांड जो है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो डिमांड जो है वो राइज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस जो है वो, किसी भी चीज़ का प्राइस जो है राइज कर जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा। फिर हुआ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब मान लीजिए कि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया। पहले जो है हम लोग नोकिया कीपैड से भी काम चला लेते हैं, अब जो हम लोग का प्रेफरेंस शिफ्ट हो गया फ़ोन में, स्क्रीन टच पे। तो अब नया कोई मॉडल लॉन्च हुआ है जिसे हम लोग बैंड वैगन इफेक्ट, इस इफेक्ट को भी कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सब कोई फैशन के वजह से या सब कोई देखा देखी में नए मॉडल की तरफ भागेंगे, सब कोई नया मॉडल खरीदना चाहता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस जो है वो राइज कर जाता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के चेंज के कारण भी प्राइसेस राइज करता है। देन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या है, जो आरबीआई कंट्रोल करता है। जैसे दो तरह का पॉलिसी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी होता है। एक जो है गवर्नमेंट के साइड से कंट्रोल होता है, एक आरबीआई के साइड से होता है। तो एक्सपेंशनरी, जब आरबीआई जो है ऐसा पॉलिसी फॉलो करे जिसके कारण मार्केट में जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, लोगों के पास मनी ज़्यादा होगा। तो लोग जो है कंजम्पशन डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो चीज़ों का प्राइस इंक्रीज होगा, तो इन्फ्लेशन आएगा। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक बड़ा रीज़न है। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर मान लीजिए कि
गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी है तो वो क्या करेंगे कि अब मान लीजिए आरबीआई को बोला कि चलो ये पैसे को प्रिंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्रिंट करो, तो पैसे प्रिंट करने से क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होने के कारण इन्फ्लेशन आएगा, तो डिफिसिट फाइनेंसिंग एक रीज़न है। और फिर मान लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स को रिड्यूस करते हैं। अगर ये सब टैक्स रिड्यूस हो गया तो हम लोग का डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम माइनस टैक्स। तो इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगा अगर टैक्सेस डिक्रीज हुआ तो इनकम इंक्रीज होने के कारण हम लोग का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस बढ़ेगा। तो ये लास्ट रीजन हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। Now, the second cause is cost plus inflation. कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन क्या होता है कि चीज़ों का प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूसर के साइड का, कि मान लीजिए कि चीज़ों का, कोई भी चीज़ का, ब्रेड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ब्रेड के प्रोडक्शन में हमें मशीन की, हमें आटा की, ये सब की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग आटा का कॉस्ट जो है वो राइज कर रहा है, इनपुट कॉस्ट अगर राइज करता है तो चीज़ों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करने के कारण जो प्रोड्यूसर है वो अपना जो राइजिंग प्राइस है वो ट्रांसफ़र करेगा कंज्यूमर के तरफ, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका प्राइस राइज कर जाएगा, तो जिसके कारण इन्फ्लेशन आएगा। तो ये हो गया कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। तो इसके भी बहुत सारे रीज़न है, तो हम लोग देखते हैं इसे क्या क्या रीज़न है। तो इंक्रीज इन इनपुट प्राइस लाइक लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, तो लेबर अब वहाँ पे हो जाएगा कि लेबर का वेजेस को राइज करना है, तो लेबर का वेज राइज होगा तो चीज़ों का इनपुट कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का, जो भी प्रोडक्ट है उसका इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गया। रॉ मटेरियल का अगर प्राइस राइज कर गया तो इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो यही कॉस्ट जो है वो प्रोड्यूसर ट्रांसफ़र कर देगा कंज्यूमर को, जिसके कारण जो है प्राइसेस राइज कर जाएगा और इन्फ्लेशन आएगा। फिर मान लीजिए पुअर मानसून और रेनफॉल, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया या बहुत कम रेनफॉल, ड्रॉट का टाइम आ गया, तो जिसके कारण क्या होगा, क्रॉप फेलियर होगा। क्रॉप फेलियर के कारण, और डिमांड तो किसी भी शहर, किसी भी देश में डिमांड तो सेम है, फूड का डिमांड तो कम हो नहीं सकता है, हम लोग जितना खाते हैं उतना खाते हैं, वो तो खाएंगे ही। तो रेन, लेकिन फेलियर हो गया क्रॉप का, तो चीज़ों का प्राइस क्या होगा, एक लिमिटेड क्रॉप के लिए डिमांड जो है वो, डिमांड उतना है और क्रॉप जो है वो कम हो गया, मतलब सप्लाई कम हो गया और डिमांड जो है उसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, प्राइसेस जो है वो राइज कर जाएगा, तो इन्फ्लेशन आएगा। फिर क्या है, ऑयल प्राइसेस राइज। अब हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है मैक्सिमम क्रूड ऑयल, और ऑयल जो है वो क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन है उसमें यूज़ होता है ऑयल का, तो इसको कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऑयल प्राइसेस, मान लीजिए अरब नेशन जो है वो अपना ऑयल प्राइस को इंक्रीज कर गया, तो हम लोग जो इम्पोर्ट करेंगे वो प्राइस भी राइज कर जाएगा, इसके कारण जितना भी जो चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है वन स्टेट टू अदर स्टेट, वो ट्रक, ट्रेन, ये सब के यूज़ करने से हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण फाइनल जो है वो कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र होगा कॉस्ट, ये जो राइज प्राइस है, और चीज़ों का, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन आएगा। तो ऑयल प्राइस के राइज होने के कारण भी इन्फ्लेशन आता है, तो इसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। नाउ, होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन। सो अभी क्या टेंडेंसी हम लोग देखते हैं कि टोमेटो का, अनियन का, ये सब का प्राइस जो है अचानक से बहुत राइज कर जाता है। तो व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई दिस हैपेंस इन आवर डेली लाइफ। तो क्या होता है कि जैसे जो प्रोड्यूसर है वो, या फिर जो मिडिल मैन है, वो जान जाता है कि अभी फ्यूचर में जो है चीज़ों का, अब क्रॉप फेलियर हुआ है तो इस चीज़ का, कोई भी एक सर्टेन क्रॉप है उसका प्रोडक्शन जो है फेल कर गया, तो उसका प्राइस जो है फ्यूचर में राइज करने वाला है, तो वो क्या करता है कि अभी जो है वो स्टॉक कर लेता है उस चीज़ का। मान लीजिए अनियन का स्टॉक कर लिया, तो अब वो अनियन का प्राइस जो है वो फ्यूचर में, अब सप्लाई है ही नहीं, वो फेल कर चुका है, और सर्टेन एक मेरे ही पास 100 किलो ऑफ अनियन है, हम स्टॉक किए हुए हैं, और बाकी मार्केट में कहीं सप्लाई नहीं है अनियन का, तो हम जितना मन उतना प्राइस पे उसको सेल कर सकते हैं। तो ये एक तरह का मोनोपोली एक सर्टेन टाइम के लिए क्रिएट हो जाता है, तो इसके कारण प्राइसेस का राइज हो जाता है, तो ये मतलब मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा, एकदम अच्छा नहीं है। तो ये हो गया।
फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो सेम इनडायरेक्ट टैक्स अगर इंक्रीज करते हैं गवर्नमेंट, तो जिसके कारण क्या होगा, चीज़ों का प्राइसेस जो, अब मान लीजिए कोई बिस्किट है, वो 10 रुपीज़ का है और टैक्स के इंक्रीज होने के कारण वो 12 रुपीज़ का हो गया, तो क्या हो गया, प्राइसेस राइज कर गया, तो इन्फ्लेशन आया, तो ये हो गया। अब नाउ, so third and last cause of inflation is structural inflation. Structural inflation mainly seen in developing economies like India. We can see there is lack of technology, capital, machine infrastructure in developing economies, in opposite of developed economies like USA, etc. So जैसे कि यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम लोग कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, तो उसमें लेबर ज़्यादा लग रहा है, लेबर के ज़्यादा लगने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, जिसके कारण प्राइसेस प्रोडक्ट के बढ़ जा रहे हैं। और वही अगर हम लोग किसी ऐसे कंट्री से या किसी ऐसी चीज़ से कंपैरिजन कर ले जहाँ पर उस चीज़ का प्रोडक्शन जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी, एआई, ये सब का यूज़ करके किया जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, कम टाइम में हम लोग कम लेबर से और चीपली उस चीज़ का प्रोडक्शन कर लेंगे, तो उस चीज़ का प्राइस घट जाएगा। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कॉज है डेवलपिंग इकोनॉमी में, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो R&D, टेक्नोलॉजी, ये सब पे खर्च करें, तो इसलिए चीज़ों का प्राइस जो है वो बहुत राइज कर जाता है। इसका अदर कॉज है लैक ऑफ पावर, रोड्स, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के कमी के कारण स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आता है। सो दिस दीज आर द ऑल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। थैंक यू ऑल।